अवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन होगा डॉक्टर डूम, पर ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है। डॉक्टर डूम का ये वर्जन टोनी स्टार्क का एक मल्टीवर्सल वेरिएंट होने वाला है। एक टोनी स्टार्क जो किसी एक बड़े इंसिडेंट के बाद एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ता है, जिसके आखिर में वो बनता है डूम। पर एमसीयू के टाइमलाइन में क्या है वो बड़े इवेंट्स जो टोनी स्टार्क के जैसे एक ए लिस्टर एवेंजर को एक सुपर विलन बनने की तरफ पुश करता है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग उन सारे रीजंस को फाइंड आउट करने वाले हैं जो टोनी स्टार्क को एक हीरो से मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बनाने वाला है। एमसीयू का सबसे बड़ा इवेंट है एंड गेम का वो स्नैप, एक स्नैप जिससे टोनी थैनोस के साथ साथ उसके एंटायर आर्मी को धूल बना देता है। यहाँ पर वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस करता है। पर इमेजिन करो एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ पर टोनी स्टार्क ने कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया, एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ पर टोनी स्टार्क एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है। वो उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से खुद को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटिटी बनाता है। वो खुद को उन इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से अपग्रेड करता है और फिर स्नैप करके थैनोस और उसके आर्मी को खत्म करने के साथ साथ अपने यूनिवर्स के अराउंड एक शील्ड को क्रिएट करता है। वो सिर्फ एक स्नैप से एंटायर रियलिटी को अपने हिसाब से बदल देता है। एब्सोल्यूट पावर उसे करप्ट करता है और वो यूनिवर्स को अभी अपने हिसाब से चलाता है। इस लेवल का पावर उसे कोई नॉर्मल विलन नहीं बनाता। वो यहाँ पर बनता है गॉड एम्परर डूम, डूम का सबसे पावरफुल वर्जन, जिसे हम लोग सीक्रेट वॉर में देखने वाले हैं। एक डूम जिसने थैनोस के बॉडी से उसके स्पाइन को खींच कर बाहर निकाला था। एंड गेम में थैनोस ने अपने एक लेवल को सेट किया है। अभी अगर डूम्सडे में डूम को थैनोस से भी पावरफुल दिखाना है तो फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक दूसरे टाइमलाइन में हावर्ड स्टार्क कैप्टन अमेरिका को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने देश के कुछ सोल्जर्स को हाइड्रा के कैंप से छुड़ा सके। पर जब कैप्टन अमेरिका उस प्लेन से कूद जाते हैं तब हावर्ड स्टार्क का प्लेन नाज़ी मिसाइल्स का सामना कर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्रैश करता है लैटवेरिया के पहाड़ों में। हावर्ड इस क्रैश से सर्वाइव करता है और वो इस जगह को पसंद करने लगता है क्योंकि यहाँ पर वॉर के कोई साइंस नहीं है। पर फिर हाइड्रा के लोग उस क्रैश्ड प्लेन के पीछे आते हैं। फिर वो हावर्ड स्टार्क के माइंड को करप्ट करके अपने साथ शामिल करते हैं ताकि वो उनके लिए वेपन्स को क्रिएट कर सके। हावर्ड वुमनाइजर तो पहले से ही था, तो वो यहाँ के एक लोकल लड़की के साथ शादी करता है। उसका एक बच्चा होता है जिसका वो नाम रखता है विक्टर। हाइड्रा विक्टर के माइंड को बचपन से ही इन्फ्लुएंस करता है और बड़ा होने के बाद विक्टर हाइड्रा का एक पावरफुल एसेट बनता है। विक्टर अपने टेक्नोलॉजी की मदद से लैटवेरिया के जैसे एक छोटे से गाँव को एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक शहर बना देता है। हाइड्रा की मदद से वो MIT जाता है जहाँ पर वो मिलता है रीड रिचर्ड से। फिर ये दोनों अपने अपने फील्ड्स में सक्सेसफुल होते हैं और ये दोनों ही बनते हैं अमेरिका का पोस्टर बॉय जीनियस। फिर एक स्पेस मिशन के दौरान विक्टर, रीड और बाकी क्रू को अपने पावर्स मिलते हैं, पर विक्टर का चेहरा इसमें खराब हो जाता है। वो अभी अपने शहर लैटवेरिया लौट आता है। वहीं रीड उस क्रू को लेकर अपना टीम फॉर्म अप करता है फंटास्टिक फोर, और वो दूसरे सुपर हीरो टीम्स जैसे कि अवेंजर्स या फिर एक्समैन, वो इनके साथ मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। पर विक्टर इन सारी चीजों के लिए रीड को रिस्पॉन्सिबल मानता है। फेम और लाइमलाइट तो उसे भी मिल सकता था, पर आखिर में उसे मिलता है अकेलापन और फेलियर का टैग। लेकिन विक्टर यहाँ पर रुकता नहीं है। वो लैटवेरिया में अपना एक एम्पायर खड़ा करता है और अपने जीनियस लेवल इंटेलिजेंस की मदद से वो हाइड्रा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। पर वो अपने मकसद को भूलता नहीं है। डूम का सबसे बड़ा हथियार है प्रोपेगेंडा, तो वो हाइड्रा के रिसोर्सेज को यूज करके गवर्नमेंट के अंदर अपने लोगों को सेटअप करता है और फिर सुपर हीरोज की वजह से हुए डैमेजेस को वो सबके सामने रखता है। गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हुए वो सोकोविया कॉज के जैसे कुछ बिल्स को इम्प्लीमेंट करता है और उसके टोटल कंट्रोल का सपना सच हो जाता है। अभी अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर एमसीयू के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली एमसीयू का फर्स्ट इवेंट था आयरन मैन, जहां पर टोनी स्टार्क अपने बनाए हुए कुछ वेपन्स को एक डेजर्ट के अंदर टेस्ट करने जाते हैं, पर 10 रिंग्स वाले उसे कैप्चर कर लेते हैं। अभी इसके आगे का स्टोरी तो हम सभी को पता है, पर क्या हो अगर इस इवेंट के दौरान उसके दोस्त रोडी को 10 रिंग्स वाले मार डालते हैं। रोडी टोनी का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो अपने दोस्त के बिना एक अलग ही इंसान बन जाएगा। उसका मोरालिटी खत्म हो जाएगा, उसके अंदर का इमोशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर उसे चाहिए होगा सिर्फ रिवेंज। मेन टाइमलाइन में टोनी उस केव से निकलने के बाद वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देता है, पर इस सिनेरियो में वो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को तैयार करता है ताकि वो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ दुनिया के किसी भी थ्रेट को खत्म कर सके। ऊपर से उसके कानों में जहर घोलता है येंसन। जब टोनी उस केव से निकल रहा होता है तब येंसन का आखिरी वर्ड होता है, लाइफ तुम्हें दूसरा चांस दे रही है, इसे बर्बाद मत करना। टोनी इस सजेशन को अलग ही तरीके से समझ
समझता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसका मोटिव क्लियर हो जाता है। कैसे भी करके दुनिया भर में पीस को स्टैब्लिश करना है। पर उसके इस मिशन के बीच बहुत लोग आते हैं, जिनमें से एक होते हैं कैप्टन अमेरिका। टोनी अपने पावर्स और रिसोर्सेज की मदद से अमेरिका के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। वो वर्ल्ड के अराउंड और शील्ड को क्रिएट करता है, जिसे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में तैयार करना चाहता था। पर अगर टोनी पीस को रिप्रेजेंट करता है तो फिर कैप्टन रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। अगर फ्रीडम ही नहीं बचेगा तो पीस का क्या होगा? और शायद इसी रीजन से कैप्टन और टोनी के बीच शुरू होता है सिविल वॉर, जिसके आखिर में टोनी कैप्टन को मार डालता है, जो एक सिंबॉलिक भी है क्योंकि टोनी फ्रीडम को ही खत्म कर देता है। इस इवेंट के बाद लोग बच जाते हैं। कुछ लोग टोनी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। पर टोनी यहाँ पर भी रुकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया भर में अगर शांति को कायम करना है तो फिर हाथों में खून तो जरूर लगेंगे। इस इंसिडेंट के बाद टोनी को कोई रोक नहीं पाता और हाँ, फ्यूचर में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, पर बच जाता है सिर्फ डूम। पर अभी क्वेश्चन आता है कि अगर वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकता है तो फिर वो अपने मॉम के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? फर्स्ट एवेंजर फिल्म में टोनी शील्ड के इनर इन्फॉर्मेशंस को हैक करने के लिए एक चिप प्लान करता है। पर क्या हो अगर इस दौरान उसे अपने मॉम डैड के मर्डर का वीडियो मिल जाता है? वैसे मेन टाइमलाइन में ये इन्फॉर्मेशन उसे मिला था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। अभी जब टोनी को अपने पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पता चलेगा तब वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगा। शील्ड ने इतने टाइम से विंटर सोल्जर का इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखा था, तो वो शील्ड या फिर एक हिसाब से हाइड्रा और विंटर सोल्जर के पीछे आएगा, क्योंकि यही लोग उसके पेरेंट्स के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टोनी ये बहुत जल्द फाइंड आउट कर लेता है कि शील्ड असल में हाइड्रा ही है। शील्ड को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो अपने आयरन लीजियन के फौज को लेकर आता है। वो उन सारे करप्ट लीडर्स को खत्म कर देता है और बाकी बच्चों को जेल पहुंचा देता है। फिर वो विंटर सोल्जर के पीछे जाता है और वो उसे खत्म कर देता है। और इस इंसिडेंट के बाद उसका मेंटालिटी बदलने लगता है। टोनी के साथ फ्यूरी का एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है और इन लोगों को ये भी पता होता है कि मैनकाइंड को अगर बाहरी फोर्सेस अटैक करते हैं तो फिर दुनिया एक हिसाब से खत्म हो जाएगा। और सब कुछ अपने आंखों के सामने खत्म होते देखना, ये जो डर है ये किसी भी अच्छे इंसान के मेंटलिटी को करप्ट कर सकता है। तो हाँ, यही है कुछ रीजंस जिनकी वजह से टोनी स्टार्क मल्टीवर्स का सबसे बैड एज विलन डॉक्टर डूम बन सकता है। पर आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो कैसे लगा ये भी बता देना। और अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।